हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पिता की कठोरता ने बेटी को बनाया मानसिक रोगी। निविदा को चंडीगढ़ के मशहूर गर्ल्स कॉलेज में प्रवेश मिल गया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उज्जवल भविष्य की एक उम्मीद तो पक्की हो ही गई थी, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अपने घर से भाग जाना चाहती थी। घुटन होती थी उसे यहाँ रहने में। नफरत हो गई थी उसे पिता की दबंगता व मम्मी की भीरुता से। निविदा उठकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गई। मन में पिता के रौद्र रूप का कुछ ऐसा डर बैठा कि वो अपनी सहेलियों के पिताओं से भी डरने लगी। कोई उससे ऊंची आवाज में कुछ पूछ लेता तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाते। ऐसी स्थिति उसके साथ अक्सर आती। उसकी सहेलियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती। कब तक बच्ची बनी रहेगी। मम्मी का कभी सिर फूटा होता, कभी गालों पर थप्पड़ों के निशान होते, तो कभी पीठ पर नील पड़े होते। मम्मी को तो लंबे समय तक नाराज रहने या बोलचाल बंद रखने का भी अधिकार नहीं था। पापा से अधिक मुंह फुलाकर बात करना भी उन्हें भारी पड़ जाता। वो और पिट जाती। अगर पिटती नहीं तो खाने की थाली फिकती या घर की कोई अन्य चीज टूटती। घर का वातावरण हमेशा तनावपूर्ण बना रहता। उसमें तो सांस लेना दूभर हो जाता। बचपन की याद आते ही निविदा का मन कड़वाहट से भर गया। उसे याद आया कि क्लास में टीचर अचानक खड़ा करके कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर आते हुए भी वो बता नहीं पाती थी, और अगर टीचर ने डांट दिया तो उसकी बोलती अगले कई दिनों के लिए बंद हो जाती थी। वो चाहते हुए भी बातचीत शुरू नहीं कर पाती थी। निविदा की ऐसी कई स्थितियां देखकर प्रिंसिपल जब तब उसकी मम्मी को बुला लेती, पर मम्मी बेचारी क्या करती। वो इतनी परेशान हो गई कि उसका स्कूल बदलने की सोचने लगी। तभी मम्मी की एक फ्रेंड ने उसे मनोचिकित्सक को दिखाने की सलाह दी। मम्मी पिता से छिपकर उसे मनोचिकित्सक के पास ले गई। डॉक्टर ने सब कुछ विस्तार से जानना चाहा तो मम्मी ने सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, मैं दवा तो दूंगा, लेकिन सबसे पहला इलाज तो आप दोनों पति पत्नी के हाथों में है। इस तरह लड़ते पति पत्नी एक कोने में खड़े बच्चों को बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनके कोमल मन पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ता है। आज की आप लोगों की गलतियां आपकी बेटी को मानसिक रूप से उम्र भर के लिए पंगु बना देंगी। वो अपना आत्मविश्वास खो देगी, मानसिक रूप से बीमार हो जाएगी। आप ही बताएं क्या करूं डॉक्टर। मेरे ख्याल से बच्ची के भविष्य के लिए आपको अपने पति से अलग हो जाना चाहिए। ये कैसे होगा डॉक्टर। बच्ची का भविष्य बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। मायके से भी कोई सहारा नहीं है मुझे। मम्मी हताश होकर बोली तो डॉक्टर हार कर चुप हो गए। डॉक्टर से दवा लिखवा कर मम्मी उसे घर ले आई थी। उसके बाद मम्मी उसका अतिरिक्त ख्याल रखने लगी थी। बड़ी होते होते निविदा समझने लगी थी कि उसे अतिरिक्त भावनात्मक सुरक्षा देने में मम्मी भी किस कश्मकश व अंतर्द्वंद के दौर से गुजरती थी। एक तरफ गुस्से से दहाड़ता पति, दूसरी तरफ कांपती बेटी। मम्मी को खुद को कितना जोड़ना पड़ता था उसे टूटने से बचाने के लिए। मम्मी बस उठते बैठते पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए समझाती, कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती। देख बेटा, बहुत कुछ हासिल कर सकती है तू अपनी शिक्षा के बल पर। अपने पैरों पर खड़ा होना, और वो भी इतनी मजबूती से कि कोई तुझे धक्का ना दे सके। बस तू पढ़ाई में अपना तन मन लगा दे। और निवेदा ने खुद को किताबों में डुबो दिया। जब जब घर की स्थिति कटुपूर्ण होती वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती, क्योंकि पिता का विरोध करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। पिता का मजबूती से विरोध करने के लिए उसे मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। इसी सोच ने उसे किताबी कीड़ा बना दिया। 12वीं कक्षा में उसने 97% मार्क्स लिए। मम्मी काफी खुश हुई। पापा ने भी बहुत शाबाशी दी। बेटी की प्रगति से वो खुश तो होते थे, पर वो उसको खो रहे हैं ये नहीं समझते थे। लड़कियों के मामले में उसके पिता आज भी दकियानुसी विचारों के थे। लड़कों से दोस्ती, खुली या छोटी पोशाक पहनना, बातचीत में खुलापन, बड़ों से हर विषय पर बातचीत, लड़की का मुंह उठाकर कुछ भी जोर से बोल देना, देर रात तक सहेली के घर रुकना।
उनकी नज़रों में आज के ज़माने में भी संस्कारहीन रवैया था। ऐसे बहुत से कारण थे जिनसे वो इस बंदी गृह से भागकर खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। आखिर उसका प्रवेश चंडीगढ़ के एक कॉलेज में हो गया, लेकिन उसकी मुश्किलें यहाँ भी कम नहीं हुई। पीजी हॉस्टल में उसे रूममेट के नाम पर जिस लड़की का साथ मिला, वो बिल्कुल उससे उलट थी। मालिनी, अति आत्मविश्वासी, बिंदास, टॉमबॉय टाइप की, पढ़ने में औसत, एक हॉकी प्लेयर थी जिसका प्रवेश इस कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे से हुआ था। निविदा ने अपने कमरे में पहले अपना सामान रखा, बाद में मालिनी आई थी। 5 फुट 7 इंच लंबी पैंट शर्ट पहने, बॉय कट हेयर और लड़कों जैसे बेबाक हाव भाव व बातचीत देखकर निविदा पहले ही दिन घबरा गई कि कहाँ फंस गई, ये तो पढ़ने भी नहीं देगी। उसने अपना कमरा बदलवाने की कोशिश भी की, पर सफल नहीं हो सकी। क्या बात है, कमरा बदलवाने गई थी? मुझसे डर लगता है, खा जाऊंगी क्या? न नहीं तो, निविदा उसकी बेबाक बात से सूखे पत्ते सी काम गई। तो फिर वो एक पैर कुर्सी पर रखती हुई बोली, नहीं बस मैं तो ऐसे ही। क्या कमरा बदलना है? वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, देख लेने वाले अंदाज में बोली। तो बदलवा देती हूँ ना। नहीं तो ठीक है, तो फिर फिक्र मत कर। वो कंधा थपथपाते हुए बोली, अब चल जरा मेरा सामान खोल और मेरी अलमारी में लगा दे। मैं? हाँ तो और कौन? पिघल जाएगी क्या मेरा सामान लगाने में? वो धमकाने वाले अंदाज में बोली। निविदा आगे कुछ नहीं बोली, चुपचाप मालिनी का सामान निकालकर अलमारी में लगाने लगी। कमरा छोड़कर जाए भी तो कहाँ? यहाँ हॉस्टल में ये दबंग लड़की उसे रहने नहीं देगी और घर जाना नहीं चाहती। मालिनी का बिस्तर ठीक करना, कपड़े धोना, प्रेस करना, मतलब कि उसके सभी जरूरी कार्य करना उसकी दिनचर्या में शामिल होने लगा। तिस पर भी मालिनी उसे चैन से रहने दे तब तो। कभी वो कमरे में दोस्तों का जमघट लगा लेती, कभी फोन पर जोर जोर से बातें करती, कभी मोबाइल पर गाने सुनती, और कुछ नहीं तो जबरदस्ती उससे फालतू की बातें करती। वो तभी चैन से पढ़ पाती जब मालिनी कहीं खेलने गई होती। मालिनी क्लास में भी उसकी दोस्ती किसी दूसरे से नहीं होने देती। उसकी दबंगता की वजह से दूसरी लड़कियां निविदा के आसपास भी नहीं फटकती। मालिनी उससे मनचाहा व्यवहार करती। उसका दब्बूपन उसके लिए कौतूहल का विषय था। ऐसी लड़की पढ़ने में इतनी होशियार कैसे थी कि उसे इस कॉलेज में प्रवेश मिल गया। मालिनी की हरकतों की वजह से निविदा भी कई बार डांट खा जाती थी। एक दिन मालिनी टीचर्स के जाने के बाद क्लास में अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ टीचर्स की नकल कर उनका मजाक उड़ा रही थी। बाकी सभी विद्यार्थी चले गए थे, लेकिन वो तो मालिनी की आज्ञा के बिना खिसक भी नहीं सकती। उस दिन मालिनी व उन लड़कियों की शिकायत चपरासी के जरिए टीचर्स तक पहुंच गई। उन सब के साथ निविदा को भी खूब डांट पड़ी। कॉलेज में उस पूरे ग्रुप की तो छवि खराब थी ही, निविदा भी उसमें शामिल हो गई थी। उनके क्लासरूम के आगे स्टाफ रूम था, जहां से निकल कर जाते समय टीचर्स की नज़र विद्यार्थियों पर पड़ जाती थी। दूसरे दिन मालिनी व उसकी ग्रुप की लड़कियां क्लासरूम की पीछे की खिड़की से कूदकर एडल्ट मूवी देखने की योजना बना रही थीं। मालिनी ने उसे भी पकड़ लिया, तू भी चल हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे क्लास अटेंड करनी है, वो भीख मांगने वाले अंदाज में बोली। एक दिन नहीं करेगी तो क्या आईएएस बनने से रह जाएगी? चुपचाप चल हमारे साथ। तुम मेरे साथ इतनी जबरदस्ती क्यों करती हो मालिनी? वो घिघियाती हुई बोली। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। अच्छा, ताकि तू टीचर से हमारी खासकर मेरी शिकायत कर दे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मगर मालिनी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके डर से वो भी पीछे की खिड़की से कूदकर मालिनी के साथ चली गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मालिनी की दबंगता के खिलाफ बगावत करके, उसकी शिकायत करके उससे दुश्मनी मोल लेती। मूवी में उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। घर के घुटन भरे वातावरण से भागकर वो यहाँ आई थी, पर मालिनी पता नहीं कहाँ से अभिशाप बनकर उसके जीवन के साथ लग गई थी। मालिनी के ग्रुप के साथ उसे जबरदस्ती रहना पड़ता था, जिससे क्लास में, कॉलेज में उसकी छवि खराब हो रही थी। यूं तो मालिनी उसे कई मुसीबतों से बचाती भी थी। तबीयत खराब होने पर उसे डॉक्टर को भी दिखा लाती, दवा भी ला देती,
उसकी तरफ उसका रवैया सुरक्षात्मक तो रहता, पर वैसा ही जैसा किसी का अपने गुलाम के प्रति रहता है। उस दिन उनके पूरे ग्रुप के गायब होने की शिकायत प्रिंसिपल तक भी चली गई और अगले ही दिन प्रिंसिपल के सामने उनका जवाब तलब हो गया। सबको खूब डांट पड़ी। सभी को अपने अपने अभिभावकों को बुला लाने का फरमान सुना दिया गया। प्रिंसिपल के इस फरमान के बाद तो निविदा के लिए जैसे दुनिया ही खत्म हो गई और भविष्य चौपट। पापा का डरावना चेहरा, मम्मी का रोना सिसकना, गिड़गिड़ाना, घर का घुटन भरा माहौल, सब कुछ याद आ गया। इस हरकत के बाद तो पापा उसे यहाँ कभी नहीं रहने देंगे। उस दिन कमरे में आकर वो फूट फूट कर रो पड़ी, पर मालिनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मस्त थी। इतना स्यापा क्यों कर रही है? ऐसा क्या हो गया भाई? मूवी ही तो गए थे, किसी का मर्डर तो नहीं किया। प्रिंसिपल ने डांटा ही तो है। कॉलेज लाइफ में तो ये सब चलता ही रहता है। तुम्हारे लिए ये साधारण बात होगी। अचानक निविदा ने अपना आंसुओं भरा चेहरा उठाया। पर मेरे लिए तो मेरा पूरा भविष्य ही खत्म हो गया है। अब मुझे तो कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। मेरे पापा अब मुझे यहाँ किसी कीमत पर नहीं रहने देंगे। जिन मुश्किलों से घबराकर यहाँ आई थी, तुम्हारी हरकतों व ज्यादतियों ने मुझे फिर वहीं धकेल दिया। तुम्हारा क्या, तुम तो खेल की दुनिया में अपना करियर बना लोगी, पर मैं क्या करूंगी? कहते कहते निविदा फिर फूट फूट कर रोने लगी। शांत और हर समय घबराई सी निविदा को इतने गुस्से से बोलते देख मालिनी भी एकाएक संजीदा हो गई। टेबल पर सिर रखकर फूट फूट कर रोती निविदा के सर पर स्नेह से हाथ फेरने लगी। चुप हो जाओ निविदा, लगता है कुछ गलती हो गई है मुझसे। मैं कोशिश करूंगी स्थिति को संभालने की, कम से कम तुम पर आंच ना आए। पर ऐसा क्या है तुम्हारे मन में जो तुम इतनी डरी और घुटी हुई रहती हो हर वक्त? क्या कमी है तुम में? तुम्हारे जैसा दिमाग, खूबसूरती जिनके पास हो, उनका व्यक्तित्व तो आत्मविश्वास से वैसे ही छलक जाएगा। सब कुछ होते हुए भी तुम इतनी डरपोक क्यों हो? आत्मविश्वास नाम की चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर। निविदा ने कोई जवाब नहीं दिया। मालिनी उसके सिर पर हाथ फेरती रही। बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम क्या मदद करोगी मेरी? इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया मुझे। बोल कर तो देखो निविदा, खोटा सिक्का भी काम आता है कभी कभी। मैं जिंदगी को बहुत गंभीरता से कभी नहीं लेती, इसीलिए बिंदास रहती हूँ। पर तुम्हारी बातों ने आज सोचने पर मजबूर कर दिया है। और निविदा ने धीरे धीरे सुबक सुबक कर पहली बार किसी गैर के सामने अपना पूरा मन खोल कर रख दिया। पूरा बचपन, पूरा अतीत बयां करते हुए मालिनी को न जाने कितनी बार निविदा को गले लगाकर चुप कराकर सांत्वना देनी पड़ी। इतना कुछ निविदा, काश तुम मुझे पहले बताती। आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, पर मैं ही सुधारूंगी इसे, चाहे इसके लिए मुझे सारा इल्जाम खुद पर ही क्यों ना लेना पड़े। तुम फिक्र मत करो। दूसरे दिन मालिनी प्रिंसिपल से व्यक्तिगत तौर पर मिलने उनके ऑफिस पहुंच गई और उन्हें सारी बात कह सुनाई। बस एक मौका और दे दीजिए मैम, पूरे ग्रुप से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर शिकायत मिली तो आप सबसे पहले मुझे रस्टिकेट कर दीजिएगा। प्रिंसिपल पिघल गई और उन्होंने पूरे ग्रुप को माफ़ी दे दी। निविदा मालिनी की मुरीद हो गई। उसके बिंदास, लापरवाह, दबंग स्वभाव के पीछे एक संजीदा व सहृदय दोस्त के दर्शन हुए। जिस मालिनी की वजह से निविदा को कॉलेज की भी जिंदगी दम घोटू महसूस हो रही थी, वही जिंदगी उसी मालिनी के सानिध्य में खुशगवार लगने लगी थी। वो पढ़ाई करती तो मालिनी अपना ही नहीं उसका भी काम कर देती। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं तेरे जैसी लायक नहीं, पर मेरी सखी जिस दिन आईएएस बनेगी, गर्व से कॉलर मैं ही अप करूंगी। वो मौका तो मुझे मिलेगा मालिनी, जिस दिन खेल की दुनिया में तू नाम रोशन करेगी। दोनों सहेलियां दिल से एक दूसरे के बेहद नज़दीक आ गई थी। प्रथम वर्ष के इम्तिहान के बाद विद्यार्थी छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए। निविदा भी दुखी मन से अटैची पैक करने लगी। अपने घर जाने का मन तो मालिनी का भी नहीं हो रहा था। मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलती हूँ निविदा, कुछ दिन तेरे साथ रहूंगी, फिर कुछ दिनों के लिए घर चली जाऊंगी, या फिर तू मेरे साथ चले चलना कुछ दिनों के लिए। निविदा घबरा गई। मालिनी की बेबाकी
घर में क्या गुल खिला सकती है वो जानती थी। उसने कई तरह के बहाने बनाए और फिर सुबह की बस से अपने घर चली गई। घर पहुंचे निविदा को 2-3 दिन ही हुए थे कि एक दिन शाम को बिना किसी पूर्व सूचना के मालिनी उसके घर पहुंच गई। कौन हो तुम? एक अजनबी लड़की को दरवाजे पर बैग और अटैची के साथ खड़े देखकर निविदा के पापा ने पूछा। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। मैं मालिनी हूँ, निविदा की बेस्ट फ्रेंड और उसकी रूममेट। इसी बीच निविदा भी बाहर आ गई। मालिनी को देखकर वो बुरी तरह चौंक गई। मालिनी, तू तू मुझसे बोलकर आई थी कि मम्मी पापा के साथ साउथ घूमने जाना है, पर मैं समझ गई थी कि तू झूठ बोल रही है, इसीलिए आ गई। मालिनी बेबाकी से बोली। उसकी बोलचाल, चाल ढाल उसके व्यक्तित्व से लग रहा था जैसे घर में तूफान आ गया है। उसकी हरकतें देखकर निविदा व उसकी मम्मी सुलेखा अपने आप में सिमट रही थी और निविदा के पापा उस संस्कारहीन लड़की को आश्चर्य से त्योरियां चढ़ाए देख रहे थे। मालिनी, तू क्यों? मेरा मतलब तू कैसे आ गई? सकपकाई हुई सी निविदा बोली। अरे ऐसे क्यों घबरा रही है? तेरे साथ छुट्टियां बिताने आई हूँ। वो उसकी पीठ पर हाथ मारती हुई बोली। चल मेरा सामान अंदर रख और बाथरूम स्लीपर लेके आ। आंटी जी, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। सुलेखा किचन में घुस गई। निविदा उसका सामान अंदर रखकर बाथरूम स्लीपर उठा लाई। मालिनी ने आराम से जूते खोलकर स्लीपर पहनकर कहा, जा मेरे जूते भी कमरे में रख दे। मेरी अटैची से तौलिया निकाल लाना। निविदा के तौलिया लाने पर मालिनी तो वॉशरूम में घुस गई। निविदा के पापा को निविदा के साथ उसका नौकरों जैसा व्यवहार अखर गया। सुलेखा भी पकौड़े बना लाई। मालिनी फ्रेश होकर टेबल पर आ गई और पूछने लगी, क्या बनाया आंटी? वाह पकौड़े, तू भी खा निविदा। क्या स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं आंटी। इस निविदा को भी सिखा दीजिए, कभी कभी पीजी हॉस्टल के रूम में ऐसे ही पकौड़े बनाकर खिला दिया करना। निविदा तुम्हारी नौकरानी है ना? एकाएक निविदा के पापा बुदबुदाए। अंकल कुछ कहा आपने? मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रात को मालिनी कमरे में निविदा से अपने व्यवहार के लिए माफी मांग रही थी। पर तू ऐसा क्यों कर रही है? मेरे पापा के मन में मेरी बेस्ट फ्रेंड की इमेज खराब हो जाएगी। तू देखती जा कि मैं क्या करती हूँ। दूसरे दिन नाश्ते की टेबल पर सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मालिनी का घमासान जारी था। वो निविदा को किसी न किसी चीज के लिए किचन में दौड़ा रही थी। अच्छा, वो अखबार भी उठाकर देना तो जरा। निविदा, वो इत्मीनान से टोस्ट के ऊपर ऑमलेट रखकर खाते हुए बोली। निविदा ने अखबार लाकर उसे दे दिया। फ्रंट पेज पर समाचार समलैंगिक संबंधों पर कोर्ट की मोहर लगाने को लेकर था। तुझे पता है निविदा, समलैंगिकता क्या होती है? एकाएक मालिनी बोली। निविदा के पापा के हाथ से टोस्ट छूटते छूटते बचा। उन्होंने गुस्से से भरी नजरों से निविदा की तरफ देखा। निविदा को काटो तो खून नहीं। चुप मालिनी, बाद में बात करेंगे, वो किसी तरह बोली। अरे बाद में क्या, देखना अंदर क्या समाचार छपा है। एक पिता ने अपनी तीनों बेटियों से रेप किया। कितने वहशी होते हैं ये पुरुष। अपनी शारीरिक क्षमता पर बहुत घमंड है इन्हें। औरत को कमजोर समझते हैं। औरत इनके लिए एक शरीर मात्र है। 2 टांगों के बीच कुदरत ने इन्हें जो दिया है ना, उसके बल पर दुनिया रौंदने चले हैं। ना रिश्ता देखते हैं, ना उम्र, ना समय देखते हैं, ना परिस्थिति। हर तरह से औरत का इस्तेमाल करना, फायदा उठाना शगल है इनका। बीवी के रूप में भी औरत का शोषण करते हैं। कमजोर मानसिकता के खुद होते हैं और मारते पीटते सताते बीवियों को हैं। मेरा पति ऐसा करेगा तो हाथ पैर तोड़कर रख दूंगी। निविदा और सुलेखा तो सन्न बैठी रह गई। पापा के सामने मालिनी की ऐसी बेबाकी से निविदा की तो टांगें कांपने लगी। हाथ से दूध का ग्लास छूट गया। ग्लास तो फूटा ही, नाश्ते की प्लेट भी नीचे गिरकर टूट गई। निविदा, पापा की कुदू दहाड़ गूंजी। तमीज नहीं है तुम्हें, इसीलिए भेजा है तुम्हें घर से बाहर पढ़ने कि तुम समय देखो ना जगह, कुछ भी डिस्कस करने लग जाओ। निविदा को लगा कि पापा का गुस्सा आज या तो उसकी मम्मी को हलाल करेगा या फिर उसे। लेकिन मालिनी इत्मीनान से बोली, ये क्या निविदा, दूध पीती बच्ची है क्या अभी? चीजें गिराती रहती है और तू कांप क्यों रही है? हर वक्त कांपती रहती है।
क्लास में, कॉलेज में, टीचर्स के सामने, लड़कियों के सामने। मैं सोचती थी तू वहीं कांपती है। डरपोक कहीं की। अंकल, इसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए, मानसिक रूप से बीमार है आपकी बेटी। निविदा के पापा गुस्से में नाश्ता पटक कर बाहर चले गए। निविदा खुद को संयत नहीं कर पा रही थी। मालिनी के सामने तो पापा ने किसी तरह खुद को नियंत्रित कर लिया, पर इसका खामियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ेगा। पापा के जाने के बाद मालिनी निविदा को खींचकर कमरे में ले गई और छाती से चिपका लिया। डर मत निविदा, तेरा डर ही तेरा दुश्मन है। अक्सर हमारे अंदर के डर का दूसरे फायदा उठाते हैं। तेरे घर का वातावरण और तेरे पापा के व्यवहार, क्रोध व जातियों ने तेरे अंदर डर भर दिया है, और मैं तेरा ये डर दूर करके रहूंगी। निविदा देर तक मालिनी के कंधे पर सिर रखकर रोती रही। उसके पापा इस कुसंस्कारी, दिशाहीन, वाचाल लड़की को जितना अपनी नजरों से दूर रखना चाहते, वो उतना ही उनके आसपास मंडराती। निविदा मन ही मन कामना कर रही थी कि मालिनी के रहते हुए घर में कोई अप्रिय स्थिति ना घड़ी हो। कहीं पापा मम्मी की धुनाई करके अपना गुस्सा ना निकाल दें, या फिर कहीं मालिनी को ही कुछ उल्टा सीधा बोल दें। मालिनी को आए 1 हफ्ता होने वाला था। एक दिन एकाएक निविदा के फ़ोन पर किसी लड़के के दोस्ताना मैसेज आने लगे। वो कोई गलत बात तो नहीं करता, पर उसके प्रोफाइल फ़ोटो पर बड़े प्यारे कमेंट करता, उसे दोस्त बनाने को उत्सुक दिखता। निविदा बहुत परेशान हो रही थी कि न जाने कौन लड़का है। प्रोफाइल पिक्चर देखी तो काफ़ी आकर्षक लगा। फिर मालिनी से अपनी परेशानी कही। पता नहीं इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आ गया, कहीं पापा को पता चल गया तो। अरे तू इतना क्यों डरती है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं लिख रहा ना। इस उम्र में दोस्ती, थोड़ी बहुत ऐसी हल्की फुल्की बातें जायज़ हैं। लड़के लड़की की दोस्ती कोई बुरी बात नहीं। जब तक कुछ बुरा नहीं कह रहा, चुप रहे। ये सुनकर निविदा नहाने चली गई। मालिनी ने निविदा का मोबाइल उठाकर चुपचाप लॉबी में अखबार पढ़ते उसके पापा के सामने टेबल पर रख दिया। मैसेज लगातार आ रहे थे। लगातार बजती मैसेज टोन से परेशान उसके पापा ने निविदा का मोबाइल उठाया और चेक करने लगे। किसी लड़के के मैसेज निविदा के मोबाइल पर, और वो भी ऐसे दिलकश अंदाज में। साथ ही उसने अपने कई फोटो भी भेजे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि पहले मोबाइल पटके या निविदा को या फिर मालिनी को घर से निकालें। बस बहुत हो गई बाहर रहकर पढ़ाई। निविदा, सुलेखा, वो बहुत जोर से चिल्लाए। सुलेखा किचन से गिरती पड़ती बाहर निकल आई। अपने कमरे में बैठी निविदा को अपने पापा की इतनी ऊंची दहाड़ का कारण समझ नहीं आया, पर मालिनी, उसे सब समझ आ रहा था। वो अपना सामान पैक कर चुकी थी। आज वो निर्णय ले चुकी थी कि नाटक से पर्दा उठाना है। जा, तेरे पापा बुला रहे हैं, मालिनी बोली। पर क्यों इतना गुस्सा? निविदा डर के कारण थर थर कांप रही थी। तूने फिर कुछ कर दिया क्या? कुछ नहीं किया मैंने, तू जा तो सही। उसने निविदा को कमरे से बाहर धकेल दिया। जी पापा, निविदा हकलाते हुए बोली। कौन है ये? कौन? ये लड़का, इसीलिए भेजा है तुझे चंडीगढ़ कि तू लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाए, ऐसी बिगड़ैल, संस्कारहीन, आवारा लड़कियों के साथ दोस्ती करे। कौन लड़का पापा? मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। पर फिर पापा के हाथ अपना मोबाइल देखकर निविदा का सिर चकरा गया। बुलाओ अपनी उस सहेली को बाहर। बहुत हो गई बाहर रहकर पढ़ाई, अब तू यहीं रहकर पढ़ेगी। तेरी मम्मी के उल्टे सीधे अरमान हैं ये। यहाँ कॉलेज नहीं है क्या? पापा का गुस्सा देखकर निविदा थर थर कांप रही थी। सब कुछ समझ गई थी। मालिनी ने उसका भविष्य खत्म कर दिया। मैं इस लड़के की अभी पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ, निविदा के पापा बोले। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? पहले निविदा को आराम से बैठाकर पूछ तो लीजिए कि कौन है ये, सुलेखा बोली। तू चुप रह, तेरी शहपरी बिगड़ी है। एकाएक निविदा के पापा को एक झन्नाटेदार थप्पड़ सुलेखा के गाल पर पड़ गया। अब तक मालिनी भी लॉबी में आ चुकी थी। वो बोली, ये क्या कर रहे हैं अंकल आप? शर्म आनी चाहिए आपको। तुम चुप रहो, मेरे परिवार के बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मेरी बेटी को बिगाड़ कर रख दिया है तुमने, नौकर बना कर रखा है इसे इतने दिनों से। निविदा के पापा भी उतने ही गुस्से में चिल्लाए।
नीचे सुर में बात कीजिए अंकल मुझसे। निविदा की तरह दहाड़ सुनने की आदत नहीं है मुझे। मालिनी भी तैश में बोली। अभी आप मुझे संस्कारहीन कह रहे थे। आप में कौन से संस्कार हैं? निविदा को मैंने नहीं बिगाड़ा है, बल्कि मैं तो उसे मजबूत बनाना चाहती हूँ। बिगाड़ा तो आपने है उसका भविष्य। कभी सोचा है जिस बेटी के मन मस्तिष्क में इतना डर भर दिया, जो अपने ही घर में हर कदम पर हारती रहती है, वो घर से बाहर की दुनिया में कैसे जीतेगी? आज मेरा उससे नौकरों जैसा व्यवहार आपको चुभ रहा है, लेकिन आपने उसे जितना आत्महीन व डरपोक बना दिया, कल जमाना दबाएगा उसे। विवाह के बाद आप जैसा ही कोई पुरुष उसका फायदा उठाएगा। कैसे लड़ेगी निविदा अपने जीवन की छोटी सी भी कठिनाई से, परेशानी से? हर जगह आप खुद तो नहीं खड़े रहेंगे उसके साथ। आंटी का जीवन नर्क बना दिया आपने। आपकी पत्नी है ये, क्या कसूर है इनका? शरीर पर पड़ी आपकी मार इनके मन मस्तिष्क को उससे भी ज्यादा घायल कर देती होगी। बेटी के सामने और कर गई होगी, आज बेटी की सहेली के सामने। अगर इतनी ही जोर से आंटी मार दे आपको इस समय, तो कैसा लगेगा आपको? सिर्फ पुरुष हैं, शारीरिक ताकत है, इसी ताकत पर कूद रहे हैं ना आप। घर का माहौल इतना दम घोटू बना रखा है आपने। मैं 2 ही दिनों में उकता गई। ये दोनों जिंदगी कैसे बिता रही होंगी? किसी विषय पर बात नहीं कर सकती निविदा आपके सामने। कहाँ जाए वो किसी विषय पर बात करने? इकलौती बेटी, पहले भरे पूरे परिवार होते थे अंकल। आजकल 1-2 बच्चे, माता पिता ही सरपरस्त, माता पिता ही दोस्त। अगर माता पिता दोस्त नहीं बनेंगे तो बच्चे बाहर भटकेंगे। इतनी अकल 20 साल की उम्र में मुझ में है, फिर आपको क्यों नहीं है? सेक्स, समलैंगिकता, लिव इन रिलेशन, लड़कों से दोस्ती, क्या है इन बातों में ऐसा जो आपसे बात नहीं कर सकती निविदा? किसी लड़के से दोस्ती करना कोई गुनाह क्यों है आपकी नज़रों में? कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? और मुझे क्या निकालेंगे आप घर से? मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहती। पर निविदा को समेट लीजिए अंकल, हर जगह मालिनी नहीं मिलेगी इसे। यहाँ पर तो मैं इसके साथ एक्टिंग कर रही थी, पर कॉलेज में जब मुझे ये पहली बार मिली थी, तब एक्टिंग नहीं की थी मैंने। इसे मिलने वाला हर इंसान मालिनी नहीं होगा जो इसकी असलियत जानकर गलत फायदा ना उठाए। और जिस लड़के के मैसेज निविदा के लिए आ रहे हैं, वो मेरा भाई है। मैंने ही कहा था उसे, स्वस्थ दोस्ती कोई गुनाह नहीं होती। अब नहीं आएंगे मैसेजेस। इतना मत दबाइए निविदा को कि उबरने में उसकी पूरी जिंदगी खप जाए। कमजोर पुरुष हैं आप। जिस बात का समाधान नहीं सूझा, आपने आंटी को पीट कर निकाला, और आपकी मारपीट व झगड़े ने निविदा को मानसिक रोगी बना दिया। आंटी ने छिप छिप कर इसका इलाज कराया। ऐसा ना हो कि आपकी ये हरकतें फिर से इसे मानसिक रोगी बना दें, और इस बार शायद हमेशा के लिए। कहते कहते मालिनी की आंखों में आंसू आ गए। कंठ अवरुद्ध हो गया। उसने निविदा को एक बार गले लगाया और फिर भरी आंखों से एक प्रश्न चिन्ह मालिनी के पापा की तरफ उछालती हुई अपना बैग कंधे पर डाल अटैची ड्रैग करती हुई बाहर निकल गई। रोती हुई निविदा अपने कमरे में चली गई। निविदा के पापा हारे हुए खिलाड़ी की तरह अपनी जगह खड़े रह गए। सुलेखा भी एक घृणित नजर उन पर डालती हुई निविदा के पीछे चली गई। मालिनी वो सब कह गई थी जो वो दोनों वर्षों से कहना चाहती थी। निविदा के पापा काफी देर हताश से वैसे ही खड़े रहे। इतने कड़े और स्पष्ट शब्दों में उन्हें आईना कोई नहीं दिखा पाया था। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू निकले कि सचमुच बड़ी गलती कर गए जीवन में। उनकी फूल सी बच्ची मनोचिकित्सक के चक्कर काट चुकी है नन्ही सी उम्र में, और उन्हें पता ही नहीं। मालिनी उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह टांग गई थी। वो उठे और मालिनी के कमरे की तरफ चल दिए, जो कुछ बचा था उसे समेटने के लिए, मालिनी के प्रश्न चिन्ह का जवाब लिखने के लिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।